हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इनकी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आइए सक्षमता परीक्षा के तीसरे चरण से संबंधित महत्वपूर्ण जीके जीएस प्रश्नों का संग्रह देखते हैं जो पिछले सक्षमताओं पर आधारित होगा। आइए एक एक प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? यानी जो सिख के गुरु है, सिख का जो धर्म की स्थापना की गई गुरु नानक जी के द्वारा, उसके बाद अलग अलग गुरु अलग अलग समय में रहे, जो सिख धर्म के जो उपदेश थे उन्हें देते रहे। तो पटना में जो जिन सिख गुरु का जन्म हुआ है वो है ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है वो पटना में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि विष्णुपद मंदिर इनमें से कहाँ स्थित है? जी, विष्णुपद मंदिर जो है यह पटना, गया, जमुई या फिर दानापुर में स्थित है। तो सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर बी जाना जाएगा कि विष्णुपद मंदिर जो है गया जिले में स्थित है, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारे स्क्रीन पर कि बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? यानी गर्म जल के बहुत सारे कुंड हैं, वो बिहार का कौन सा पर्यटक स्थल है? तो इसको लेकर के जो तीसरा का सबसे सही जवाब होगा कि जो नालंदा जिला में स्थित राजगीर जगह है वहाँ गर्म जल के बहुत सारे कुंड हैं, इस वजह से गर्म जल के स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। राजगीर में ही वन्य जीव प्राणी अभ्यारण्य है और जू सफारी के नाम से जाना जाता है, और राजगीर में ही नेचर सफारी है, जहां जो है बिहार का या कहिए उत्तर भारत का ग्लास ब्रिज स्थित है। तो यह जो है बिहार शरीफ जिला में स्थित है, और यही जो प्राचीन काल में बिहार शरीफ जिला में ही नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित था, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था, और उसका जो नष्ट करने का कार्य था वह इनके बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया। लेकिन पुनः उसे जब राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम आए थे तो कहे थे कि नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार होना चाहिए, तो पुनः इस साल 2024 में उसे फिर से जो है शुरू किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था? तो प्रथम बौद्ध सभा का जो आयोजन हुआ था वह भी इसी शहर में हुआ था, यानी राजगीर में ही हुआ था। पिछले प्रश्न से ही संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। क्योंकि जो मगध साम्राज्य थी, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो साम्राज्य थी वो मगध साम्राज्य थी, और मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी वो प्रथम राजधानी राजगीर, या उस वक्त जो है इसका पुराना नाम गिरिब्रिज था, तो गिरिब्रिज राजगीर में ही स्थित थी, और यहीं प्रथम बौद्ध संगीति हुआ। दूसरा बौद्ध संगीति जो हुआ वह वैशाली में हुआ। तीसरा बौद्ध संगीति जो हुआ वो पाटलिपुत्र में हुआ, जो कि अशोक के शासनकाल में हुआ। और चौथा या अंतिम बौद्ध संगीति कहिए वह जो है कनिष्क के समय में जो है कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो इस प्रकार चारों बौद्ध संगीति आपको हम बता दिए हैं। इससे रिलेटेड एक भी प्रश्न आए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। हम एक प्रश्न में सभी को जो है उत्तर डिस्क्रिप्शन के साथ बताते हैं, ताकि किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न आए तो वह आपसे छूटने नहीं चाहिए दोस्तों। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, और अगर यह वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे बेहतर फ़ायदा उठा सके। क्वेश्चन पाँचवा है कि राजगिरी का पुराना नाम क्या है? राजगिरी का जो पुराना नाम है हम अभी पिछले प्रश्न में बताए हैं कि गिरिब्रिज के नाम से जाना जाता था, और यह मगध की शुरुआती राजधानी हुआ करती थी। यानी पाँचवा का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा कि राजगिरी का पुराना नाम क्या है? गिरिब्रिज है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 है कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान कौन सा है? तो अगर हम लोग यह जनगणना 2011 के अनुसार देखें तो जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार पूरे भारत में प्रथम स्थान रखता है, क्योंकि यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर जो है 1206 लोग निवास करते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर कितना है? 1206 लोग हैं, और यह पूरे भारत में सबसे अधिकतम है। हालांकि जनसंख्या के दृष्टि से अगर बात की जाए तो जनसंख्या के दृष्टि से बिहार की स्थिति भारत में तृतीय है, क्योंकि बिहार से ज़्यादा ये उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की जनसंख्या है। लेकिन इसमें जो है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो पूरे भारत में प्रथम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिहार का साक्षरता का प्रतिशत क्या है? तो बिहार में जो साक्षरता का प्रतिशत है, यानी इसका जो लिटरेसी रेट है वह साक्षरता दर, यह भी 2011 की जनगणना के अनुसार ही है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर जो है वह
61.8% है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। और उसमें भी महिला साक्षरता दर काफ़ी कम है, वो लगभग 51% के आसपास है। तो यहाँ सातवां का ऑप्शन नंबर डी सबसे सही जवाब होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर 61.8% है। हालांकि यह साक्षरता दर में वृद्धि आई होगी, अब जो है नया जब जनगणना होगा तो उसमें साक्षरता दर इससे अधिक होगा। हमें लगता है कि यह देश के साक्षरता दर के सापेक्ष में रहेगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 है कि बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ पुल है। हालांकि यह भारत का सबसे लंबा पुल के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब जो है यह सबसे लंबा पुल नहीं है। अब जो है सबसे लंबा पुल भारत का जो है असम में सादिया धुबरी पर स्थित है। तो यह बिहार का तो सबसे लंबा सड़क पुल के रूप में जाना ही जाएगा, और यह महात्मा गांधी सेतु के नाम से जाना जाता है। यह जो है बहुत ही पवित्र नदी गंगा नदी पर स्थित है, पाटलिपुत्र में, यानी हाजीपुर को पटना से जोड़ने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि गंगा नदी पर स्थित है कौन, गांधी सेतु। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। इसमें ऑप्शंस है मेगास्थनीज, अलबरूनी, इब्न बतूता और ह्वेनसंग। ये सभी जो है अलग अलग देशों के यात्री है। मेगास्थनीज जो है वो ये यूनानी शासक डायमेकस के जो है ये राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, और इन्होंने जो है ये इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है। कौन, मेगास्थनीज ने। अलबरूनी जो है ये तहकीकात हिंद लिखे। इब्न बतूता जो है वो मोरक्को के निवासी है, और ह्वेनसंग जो है वो चाइना के निवासी है। और जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का कार्य किया है वो ह्वेनसंग ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, वह किस विषय पर आधारित है। कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने एक पुस्तक की रचना की है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। तो ये भी एक प्रश्न बनता है कि कौटिल्य के पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र है। और कौटिल्य का जो अन्य नाम है वह विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाने जाते हैं। और इनकी जो पुस्तक अर्थशास्त्र है, इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है कि उस समय के शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास से, यानी इसका 10वां का ऑप्शन नंबर सी सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 है कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी। ग्रैंड ट्रंक रोड जो जीटी रोड के नाम से जाना जाता है, वह आधुनिक पाकिस्तान से लेकर के ढाका तक निर्मित ये रोड थी। तो अभी जो है अमृतसर से हम लोग कलकत्ता तक इस रोड को जानते हैं। तो यह रोड जो है ग्रैंड ट्रंक रोड भारत की सबसे चौड़ी सड़क के रूप में जानी जाती है। इसका ये निर्माण जो है वो शेर शाह सूरी ने करवाया था। शेर शाह सूरी जो बिहार के सासाराम से इनका संबंध है, और हुमायूं को हरा करके चौसा बिलग्राम के युद्ध में जो है भारत पर शासन किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे सही जवाब होगा। शेर शाह सूरी कौन थे, बिहार के सासाराम के ये थे, और इन्होंने चौसा बिलग्राम के युद्ध में जो है हुमायूं को पराजित करके पूरे भारत पर शासन किया, सूरी वंश की स्थापना किए थे। और इन्होंने ही अपने शासनकाल के दौरान जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण कराया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है वो भारत के 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ने वाली सड़क परिवहन ये है। ऑप्शन नंबर इसका 12 का ऑप्शन नंबर ए जाना जाएगा। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता को जोड़ने का कार्य करती है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। ये कौन कौन, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता को जोड़ने का कार्य करती है, और यह एक सड़क परिवहन योजना है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। सवाल 13 है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था। उस वक्त जो सभ्यता, चूंकि सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन में पूरी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास ये बनी है, तो उसमें समुद्र नगर के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा था, और जो पत्तन नगर या बंदरगाह नगर के रूप में जाना जाता है। तो सही जवाब के रूप में ऑप्शन नंबर बी जाना जाएगा कि लोथल शहर जो है यह उस वक्त का पत्तन नगर था, जो कि आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित है, और उस वक्त का यह पत्तन नगर था। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अंतिम समय में जैन धर्म में दीक्षित हो गए थे, और वो जैन ऋषि के साथ जो है अंतिम समय बिताने भद्रबाहु के नेतृत्व में श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में स्थित है वहाँ चले गए। श्रवण बेलगोला होगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। और वहाँ इन्होंने जो है
सलेखना विधि से, यानी खाना पीना छोड़ करके एक सलेखना विधि से अपना प्राण त्याग दिया था। ऑप्शन नंबर इसका अभी फिलहाल डी सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है। यानी यूरोप में जब इटली का एकीकरण हुआ, इटली के एकीकरण के पैगंबर के रूप में जो है वो मेजिनी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 15 का बी सबसे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। दोस्तों यह विज्ञान का प्रश्न है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम इस जो यह सीरीज लेकर के आए हैं, इसमें हम सभी विषय से बराबर समानुपातिक प्रश्नों को लेकर के आते हैं, ताकि जिस प्रकार के प्रश्न जो है सक्षमता में पूछे गए थे उस पर आधारित यह प्रश्नों का सेट है। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कीजिए, और पसंद आ रहा है तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा 16वां नंबर प्रश्न का, वो ऑप्शन नंबर ए जाना जाएगा कि यह लिथियम जो है वो सबसे हल्की धातु के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका डेंसिटी का क्या होगा, यानी उसका घनत्व बढ़ेगा या घटेगा या समान रह जाएगा। तो जब भी किसी धातु को जब गर्म किया जाता है, उसका ताप में वृद्धि की जाती है, तो उसका जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो कम हो जाता है। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी सबसे सही जवाब होगा कि जब हम किसी धातु को गर्म करते हैं तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि बैटरी बनाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, यानी बैटरी में कौन सा एसिड रखा जाता है। जी 18वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब होगा कि बैटरी बनाने में जो है वो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर ए सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। हमारे आमाशय रस के रूप में जो है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाए जाते हैं, और एसिटिक अम्ल जो है वो सिरका में पाया जाता है, ताकि इस प्रकार से अम्ल से कोई भी प्रश्न बने तो छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट सवाल है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। सोडियम धातु जो है वो सबसे अधिक क्रियाशील धातु के रूप में जाना जाता है, और इस सोडियम को जो है वह खुली अवस्था में नहीं रखी जाती है। क्यों इसे जो है वो मिट्टी के तेल में डुबो करके रखा क्यों जाता है, तो इसका जो सही जवाब है कि इसका जो है ऑक्सीकरण होने लगेगा हवा में। जब इसे हम खुला छोड़ेंगे तो सोडियम का ऑक्सीकरण होने लगेगा, और जिसका नतीजा ये होगा कि सोडियम जल्दी से जल उठेगा। इस वजह से जो है यह हम लोग हवा में इसे खुला हुआ नहीं छोड़ते हैं, केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। सवाल 20 है कि वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र कौन सा है, यानी किस यंत्र के द्वारा वायुमंडल का दाब मापा जाता है। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा कि वायुमंडलीय दाब मापने का जो यंत्र है वह बैरोमीटर है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा 20वां नंबर प्रश्न का। और ये जो हाइड्रोमीटर है, इसके जरिए जो है जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है। थर्मामीटर से जो है हम शरीर के तापमान का माप करते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए 20वां का सही जवाब है। क्वेश्चन 21 है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया। एक्सरे जो आजकल डॉक्टर्स जो है ये इसके आविष्कार होने के पश्चात डॉक्टर्स के लिए समझिए तो ये बहुत ही अहम चीज़ रहा, कि ताकि टूटी फूटी हड्डियों का पता लगाने के लिए बहुत आसानी से एक्सरे करा करके पता लगा लिया जाता है। तो इस एक्सरे के आविष्कारक कौन थे, तो इसके जो खोजकर्ता हैं जिन्होंने एक्सरे की खोज की है, जब वो लैब में कार्य कर रहे थे तो उन्हें जो है एक ऐसी किरण मिली जो ये अपारदर्शी वस्तु को भी पार कर जा रही थी। ऐसे तो प्रकाश की किरण अपारदर्शी को पार नहीं करती है, लेकिन जब उन्हें इस प्रकार की किरण मिली तो उन्होंने उसका नाम एक्स रख दिया, और इस प्रकार उस किरण का नाम एक्स किरण या एक्स रे इंग्लिश में कहिए पड़ गया, और वह खोज किए थे रॉन्टजन महोदय। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न है कि वोल्ट किसका मात्रक है, यानी वोल्ट में किसको मापा जाता है। तो विद्युत धारा का मात्रक प्रतिरोध होता है, हम सभी विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर से जो है विद्युत धारा को मापा जाता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, याद रखिएगा। और विभवांतर का जो मात्रक है, वोल्टेज का जो मात्रक है वो वोल्ट होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। विद्युत धारा का एम्पियर, प्रतिरोध का ओम, और विभवांतर का वोल्ट। विभवांतर को जो है वो वोल्ट मीटर से मापते हैं, और विद्युत धारा को जो है वो ए मीटर से मापते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 23वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23
है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, यानी प्रकाश वर्ष में समय को मापा जाता है या फिर प्रकाश की तीव्रता को या दूरी को। तो सही जवाब के रूप में जो आंसर जाना जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी मापने का मात्रक है। दूरी मापने का जो बड़ा मात्रक है, दूरी मापने का जो स्टैंडर्ड मात्रक है वो तो मीटर है। लंबाई को मीटर में मापते हैं, दूरी को लंबाई में और लंबाई को मीटर में मापते हैं। फिर उसके बाद जो है बड़े मात्रक के रूप में किलोमीटर जाना जाएगा, मील। उसी प्रकार जो है बड़े मात्रक के रूप में प्रकाश वर्ष जाना जाता है। और दूरी मापने का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वह पारसेक होता है। याद रखिएगा, दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक और प्रकाश वर्ष भी दूरी मापने का ही मात्रक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24 है कि ओम के नियम के से किस राशि की प्राप्ति मात्रक लिया गया है। ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है कि जब किसी निश्चित तापमान पर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी चालक से होकर के प्रवाहित होने वाली धारा, उसमें जो है उसके ये दोनों सिराओं के बीच जो विभवांतर है उसके समानुपाती होता है, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। इसलिए V इज इक्वल टू जो होता है, जब हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं I R आ जाता है, यानी R का मतलब हो गया रेजिस्टेंस, जो प्रतिरोध है। तो हमें ओम के नियम से जिसकी मात्रा की ये पता लगता है वो रेजिस्टेंस है, यानी प्रतिरोध है। इस प्रकार 24 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा कि ओम के नियम से हमें किसका पता लगता है? रेजिस्टेंस का। आर बराबर क्या हो जाएगा? V/I। याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। चमगादड़ एक उड़ने वाला पक्षी के रूप में जाना जाता है और यह एकमात्र ऐसा पक्षी, उड़ने वाला जंतु कहिए, पक्षी कहिए, जो स्तनपान कराता है, यानी अपने बच्चों को स्तनपान कराने का कार्य करता है। जैसे गाय, भैंस, बकरी ये सब अपने बच्चों को स्तनपान कराती है, उसी प्रकार चमगादड़ मतलब उड़ने वाला ऐसा एकमात्र जीव है जो अपने बच्चों को स्तनपान कराता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा कि चमगादड़ जो है वो स्तनधारी जंतु है। नेक्स्ट सवाल है 25 के बाद 26 है कि मेघ का जो गर्जन होता है, बारिश से पहले जो मेघ गरजती है, यह वायुमंडल के किस परत में यह घटनाएं होती है। वायुमंडल का जो सबसे निचला परत है क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। यह क्षोभ मंडल में होती है या ओजोन मंडल, जो कि पराबैंगनी किरण से सूर्य की पराबैंगनी किरण से हमारी रक्षा करती है उसमें, या फिर समताप मंडल में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि समताप मंडल में जो है ये मेघ की गर्जन की जो ये है, सॉरी में समताप मंडल में नहीं बल्कि सबसे जो निचला मंडल है क्षोभ मंडल, इसमें मेघ वायुमंडल के इसी मंडल में मेघ का गर्जन सुनाई देता है। समताप मंडल में जो है वो हवाई जहाज वगैरह समताप मंडल में उड़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है, यानी हिमालय की उत्पत्ति गोदावरी से हुई है या तेथिस सागर से या शिवालिक से। तो सही जवाब के रूप में ऑप्शन नंबर बी जाना जाएगा कि हिमालय की जो उत्पत्ति है वह तेथिस सागर से हुई है। इसके अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 28 है कि संचार उपग्रह किस वायुमंडल के स्तर में चलता है। अभी हम पीछे बताए हैं कि हेलीकॉप्टर हो या फिर जो संचार उपग्रह है, ये सभी जो है वायुमंडल के समताप मंडल में जो है यह सब चलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा कि संचार मंडल जो है वह किसमें, तो समताप मंडल में चलता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 29 है कि हवाई जहाज प्रायः किसमें उड़ते हैं। तो हवाई जहाज जो है यह किसमें उड़ते हैं, यह समताप मंडल में उड़ते हैं, सॉरी। और ये जो पिछला प्रश्न था कि संचार उपग्रह, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी आयन मंडल के रूप में जाना जाएगा। और हवाई जहाज जो है यह समताप मंडल, यहाँ भी ऑप्शन नंबर सी के रूप में उत्तर जाना जाएगा कि हवाई जहाज किस में उड़ते हैं, तो समताप मंडल में उड़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, यानी पूरे दुनिया का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो किस नाम से जाना जाता है। तो इस 30वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब होगा कि एंजिल जलप्रपात है, जो कि क्रोनी वेनेजुएला में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही जवाब है। दोस्तों, एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इसमें कवर कर रहे हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन है 31 की 27 दिसंबर 1911 को में पहली बार जब जन गण मन
यह कहाँ पर गाई गई थी, यानी इस गान जो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, इसको सबसे पहली बार कब और कहाँ, तो कब गाया गया, तो 27 दिसंबर 1911 को। कहाँ गाया गया था, तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब कोलकाता में अधिवेशन हो रहा था उसमें गाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वह रहमतुल्लाह सयानी थे, जो इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे और इसी में यह गाया गया था। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 32 है कि गोदान किसकी रचना है। गोदान जो है यह एक उपन्यास है या फिर इसे अफसाना के रूप में कहिए। यह जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा कि गोदान किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद की। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे स्क्रीन पर कि किस वर्ष बिहार उड़ीसा जो है वो बिहार से पृथक हुआ था। तो इससे पहले हम जानेंगे कि बिहार जो है वो बंगाल प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। 1912 में बिहार बंगाल से स्वतंत्र बिहार के रूप में अलग हुआ और इसमें जो है उड़ीसा और झारखंड राज्य सम्मिलित थे। लेकिन आगे चल के 1936 में जो है वो बिहार से उड़ीसा राज्य भी अलग हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को एक अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में झारखंड अलग हो गया 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अभी जो हमारा बिहार 38 जिलों के साथ बचा है, इससे उड़ीसा और झारखंड पहले अलग हो चुके हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 34 की इंडिया अर्नेस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसका सही जवाब होगा कि वैलेंटाइन सिरोल जो है इंडिया अर्नेस्ट नामक पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 35 है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट किसके विकास पर विशेष जोर दिया था। तो हंटर कमीशन जो है जो शिक्षा से संबंधित एक कमीशन की गठन की गई थी, तो यह जो है मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर शिक्षा से संबंधित था हंटर कमीशन। और एक हंटर कमीशन जो है वह जाना जाता है किससे संबंधित, वह जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित जाना जाता है। उसमें जो है जनरल ओ डायर को ही उन्होंने सही करार दिया था। नेक्स्ट सवाल है 36 है कि भारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से कहाँ तक वर्णन है। यह जो प्रश्न है यह भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न है कि जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं, जो मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में अभी 6 मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार, समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इस प्रकार से जो 6 मौलिक अधिकार हैं इसका चर्चा भारतीय संविधान के भाग 3 में, कहाँ, भारतीय संविधान के किसमें, भाग 3 में, और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच चर्चा है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा किसका, 36वां नंबर सवाल का, कि भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35। सवाल है कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। यहाँ पर थे है यानी मूल संविधान से संबंधित पूछा जा रहा है कि जब मूल संविधान में जो नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए थे वो कितने थे। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा 37 का, कि मूल संविधान में 7 अधिकार दिए गए थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया। अब जो है कुल मौलिक 6 अधिकार जो है भारतीय संविधान में वर्णित है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल 38 है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसका है। तो मौलिक अधिकार को जो लागू करने का दायित्व है कि किसी भी नागरिक का कोई शोषण न हो, वह उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट पर है, और राज्य में उच्च न्यायालय पर है यानी हाई कोर्ट्स पर है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी के उपयुक्त दोनों पर है, यह जाना जाएगा। सवाल 39 है कि मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है। तो मूल अधिकार पर अगर आपातकाल की स्थिति आती है तो उस वक्त मूल अधिकार को समाप्त कर उस पर जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है, और यह अधिकार भारतीय संसद को प्राप्त है, जो ऑप्शन नंबर बी के रूप में इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 40 है कि समानता का अधिकार, जो हमारा 6 मूल अधिकार में से एक समानता का अधिकार है, इसका वर्णन किन 5 अनुच्छेदों में किया गया है। तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि अनुच्छेद ऑप्शन नंबर बी और ए नहीं जाना जाएगा, क्योंकि जो इसका चर्चा है मूल अधिकार का वह 12 से 35 के बीच है। तो यहाँ 5 से 9 या 9 से 13 तो जाना ही नहीं जाएगा। तो इस प्रकार जो सही जवाब हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर सी के 14 से 18 अनुच्छेद के बीच जो है वह मूल अधिकार का समानता के अधिकार का चर्चा
किया गया है। दोस्तों 40 महत्वपूर्ण प्रश्न को अभी हम लोग कवर किए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही लाभकारी है। हम उम्मीद करते हैं कि आपके आने वाले परीक्षा में बहुत लाभकारी साबित होगा। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।